बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि के साथ में फारक आदमी। और कोई माने या ना माने मगर ये हकीकत है कि 9 मई के वाक़यात में खान साहब अकेले प्लानर नहीं थे। अंसार अब्बासी साहब ने भी एक व्लॉग किया और उसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि खान साहब की प्लानिंग में कोई साबका रिटायर्ड फौजी अफसर शामिल था। और वो इस बात पर सवाल उठा रहे थे कि क्या ऐसा हो सकता है कि खान साहब ने 9 मई के वाक़यात की जो प्लानिंग की वो किसी रिटायर्ड एहलकार के साथ मिलकर की हो, क्योंकि मिलिट्री इंस्टॉलेशन के बारे में इतनी तफसीली मालूमात और ये कोई अंदर का बंदा ही दे सकता है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ अंसार अब्बासी का वीलॉग सुनकर कि माशाल्लाह बड़े दानश्वर आदमी है। ये बात तो किसी आप चौथी क्लास के बच्चे से भी पूछ ले तो वो आपको बता देगा कि खान साहब ने जो कुछ प्लान किया वो उनकी अपनी प्लानिंग नहीं है। इसमें यकीनी तौर पर उनको कुछ लोगों की मदद हासिल थी। ये वो सहूलतकार और मनसूबा साज थे जो कि इमरान खान के लिए इस तरह की प्लानिंग हमेशा से करते रहे हैं और शायद आगे आने वाले वक्तों में भी करेंगे अगर उन पर हाथ नहीं डाला जाएगा। तो ये सवाल ही बेकार है कि क्या कुछ लोगों ने इमरान खान साहब की मदद की या नहीं की। मैंने पिछले व्लॉग में बताया कि खान साहब की मदद करने वाले लोग मौजूद थे, प्लान उन्हीं लोगों ने बनाया था, लेकिन एग्जीक्यूशन में वो लोग शामिल नहीं थे, नहीं हो सके, या पीछे हट गए, या फिर वो जो उनकी जो सप्लाई लाइन थी वो कट गई। लेकिन ये तय है कि खान साहब ने ये मंसूबा उनकी मदद के बगैर पूरा करने की कोशिश की। उनका ख्याल ये था कि मंसूबा तो पूरा है, बम तो मेरे हाथ से गया, मार देगा तो फट जाएगा, लेकिन उसका जो नुकसान, जो इम्पैक्ट वो समझते थे होगा, वो नहीं हुआ। वो एक फुसकी बम निकला, बाजे बैंड बाजे बारात पे चलाने वाला बम निकला, लेकिन इम्पैक्ट इतना बड़ा है अभी के खुद खान साहब की जो गर्दन है वो पूरी तरह उसमें धंस गई है। तो अंसार अब्बासी साहब का ये सवाल कि क्या कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व थे, ये इररिलेवेंट है। यकीनी तौर पर इमरान खान साहब के साथ बहुत से लोग इन्वॉल्व थे, लेकिन एग्जीक्यूशन में नहीं, प्लानिंग में। दूसरी बड़ी खबर ये कि इमरान खान साहब की जो फेट है, किस्मत है, यानी उनके मुकदमात फौजी अदालतों में कब चलेंगे, गिरफ्तारी कब होगी, उसके बारे में कुछ इशारे अब मिलने शुरू हो गए। और फाकी वज़ीर दाखिला के मुताबिक ये अगले 2 से 3 हफ्तों में मामला किसी तरफ लग सकता है, जिसका मतलब है कि खान साहब की जो कुर्बानी है वो ईद कुर्बान के बाद ही होगी। ईद से पहले कुर्बानी नहीं हो रही, ईद के बाद कुर्बानी हो रही है। और जून के आखिरी हफ्ते में इमरान खान साहब के जो मामलात हैं फौजी अदालतों के हवाले से वो पाया तकमील तक पहुँच जाएंगे। अब जून की डेडलाइन क्यों दी गई है, ये भी मैं कुछ इशारे दे चुका हूँ कि मामला इंटरनेशनल फोर्सेस का है, अमेरिका का मामला है। ये जो हमारी खित्ते के अंदर जोग्राफी हैसियत है उसका भी एक बहुत बड़ा इसके अंदर किरदार है। चूँकि ये कुछ बातें ऐसी होती है जो कि ये नहीं, जिसे कहते हैं ना, ये आम बातें नहीं होती। तो जब तक आप लोगों के जहन के मुताबिक सादा अल्फाज में नहीं बताएंगे, उनको समझ में नहीं आएगी। तो जो पाकिस्तान की जो जियोपॉलिटिकल हैसियत है, इस यानी खित्ते के अंदर जो जोग्राफी हैसियत है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब पाकिस्तान के साथ अमेरिका के बड़े पुराने ताल्लुकात रहे हैं और अमेरिका ने पाकिस्तान की वजह से इस खित्ते में साउथ एशिया में अपनी एक हुक्मरानी बरकरार रखी है। हाँ, वो इंडिया हो, चाइना हो या कोई और मुल्क हो, तो पाकिस्तान और अमेरिका ने मिल के इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान ने एक रोल अदा किया अमेरिका के लिए, एक दोस्ती रही है। जिस तरह सऊदी अरब ने मिडल ईस्ट के अंदर बड़ा रोल प्ले किया, तो उसी तरह पाकिस्तान ने रोल प्ले किया। लेकिन अब चूंकि पोजीशनें बदल चुकी हैं, अब सारे हालात बदल चुके हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान और रूस जो एक ज़माने में बड़े दुश्मन रहे हैं और अफ़गानिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी वॉर लड़ी गई जिसमें पाकिस्तान ने बड़ा वाइटल रोल प्ले किया, वो इसमें अमेरिका की ताकत और सऊदी अरब का पैसा शामिल था और लड़ने वाले अफ़गानी थे और पाकिस्तानी थे। तो रूस जैसी सुपर पावर जो है वो अफ़गानिस्तान में आकर इस बुरी तरह यानी ख्वार हुई कि उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। आज सूरत बदल गई है। आज पाकिस्तान और अमेरिका जो है वो फासले पे जा चुके हैं और रूस और पाकिस्तान नज़दीक आ चुके हैं। आज पहला रूसी जहाज़ जो है वो तेल लेकर पाकिस्तान पहुंच गया। ये एक बड़े अरसे से लड़ाई जारी थी। 2 चीज़ों पे जो है बड़ी लड़ाई हुई है। एक लड़ाई हुई है तजारती रास्तों के ऊपर और एक लड़ाई हुई है पानी के यानी हसूल के लिए, गर्म पानियों तक पहुंचने के लिए। रूस जो है उसके बारे में कहा जाता था कि वो इस खित्ते के अंदर आना चाहता है, गर्म पानियों तक रसाई चाहता है ताकि वो अपनी ट्रेड को फ्लरिश कर सके। और अमेरिका जो है वो इस खित्ते में रूस की इजारादारी नहीं चाहता था क्योंकि बड़ी बड़ी मार्केट है।
इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान, इसमें वो रूस की जारादारी नहीं चाहता था, तो उसने ये लड़ाई लड़ी बाकायदा तौर पर। तो अब सूरत हाल बदल गई है। कभी तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि पाकिस्तान रूस के साथ कोई एग्रीमेंट करेगा, उनसे तेल लेगा, उनसे कोई और अशियाए खुर्दोनोश लेगा। तो बहुत कुछ बदल चुका है। 9/11 के बाद दुनिया बदली थी, और अब मेरा ख्याल है कि यूक्रेन जंग के बाद दुनिया दूसरी तरफ बदल रही है। और यूक्रेन जंग के बाद, यूक्रेन और रूस की जंग के बाद आप देखें कि हालात क्या हो गए हैं। यूरोप और अमेरिका मुश्किल में चले गए हैं, और बहुत से मुल्कों में उनकी जो की पोजीशनें थी वो छिन गई हैं। अब उनके पास वो पोजीशनें बिल्कुल नहीं है। मैं ज़्यादा हैवी सब्जेक्ट पे नहीं जाता, आसान बात कर देता हूँ कि अब पाकिस्तान रूस के करीब है अमेरिका से ज़्यादा, और अमेरिका जो है वो पाकिस्तान से कदरे फासले पे जा चुका है। तो रूस के तेल के जहाज़ का पाकिस्तान पहुंचना, ये अमेरिका की मोनोपोली को इस खित्ते में बहुत बड़ा धचका है। और ये एक वो सर्द जंग है जो इस खित्ते में कुछ अरसे से लड़ी जा रही है। पाकिस्तान ने भी खुल के अमेरिका की मुखालफत नहीं की, क्योंकि पाकिस्तान के IMF के साथ बड़े वफादात हैं, और IMF जो है वो सबसे बड़ा आलमी मालियाती इदारा है, उसके साथ बना कर रखना पाकिस्तान की मजबूरी है, क्योंकि पाकिस्तान की मौशी हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो इसलिए अमेरिका के साथ ना दोस्ती ना दुश्मनी वाला माहौल चल रहा है। और रूस के साथ जो है वो तेल लेने के बाद, आपको याद होगा एक ज़माने में जब पाक ईरान गैस पाइपलाइन का एक मनसूबा था, तो अमेरिका किस कदर नाराज़ हुआ था कि जरदारी साहब की हुकूमत जो है पूरी की पूरी उसने उड़ा के रख दी थी। तो ये खित्ते के अंदर लड़ाई होती है ना, ये अपनी जगह चलती है। तो अब बहरहाल ये सारी सिचुएशन बदल चुकी है। और IMF का पाकिस्तान के साथ जो ये वाला मामला चल रहा है कर्ज की किस एक साथ का, वो 30 जून तक है, यानी 30 जून तक है। तो जून एक इतना इम्पोर्टेंट महीना है कि इस महीने में बड़े बड़े काम हो रहे हैं। तो अभी तो पहला वीक और एक वीक 1.5 वीक हुआ है, और अभी 20 दिन से पड़े हैं। लेकिन इस वीक में, अगर इस महीने में आप देखें तो कितने बड़े बड़े सिग्निफिकेंट चेंज जो वो नजर आएंगे। IMF के साथ डील होनी है या नहीं होनी, वो 30 जून तक बात तय हो जाएगी। इसके अलावा इमरान खान साहब ने के खिलाफ जो मुकदमा चलने हैं, जो भी उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होनी है, उनको भी जून के आखिरी हफ्ते में रखा गया है। तो अगर IMF के साथ कुछ मामला डील होते हैं तो कार्रवाई का अंदाज मुख्तलिफ होगा, और नहीं होते तो कार्रवाई का अंदाज कदरे मुख्तलिफ होगा। ये दुनिया के अंदर इसी तरह बड़े बड़े मामला में को जो है वो यानी बाज़-औक़ात इक़्तिसादी और माली फ़ायदे में तब्दील किया जा सकता है। मेरी ये थ्योरी शायद बहुत से लोग बाई नहीं करते कि इमरान खान की गिरफ्तारी या उनके खिलाफ मुकदमात का ताल्लुक कोई अमेरिका से है या कोई खित्ते की सिचुएशन से है। तो ये बात आपको हुकूमत के कई वज़ीर पिछले कई दिनों से कहते हुए नज़र आएंगे कि IMF के साथ हमने तमाम मामला तय कर लिए, उनकी शराइत पूरी कर ली, इसके बावजूद IMF हमें कर्ज नहीं दे रहा। तो मामला कुछ और है, और वो मामला यही है जिसके ऊपर वो लब कुशाई नहीं कर रहे। वो इशारे दे रहे हैं लेकिन लब कुशाई नहीं कर रहे। अमेरिका के जो मामला है वो चीन और रूस के साथ पाकिस्तान के बढ़ते हुए ताल्लुकात जो है वो असल मसला उसके लिए। अब उसके पास ऑप्शन कोई नहीं है कि वो उन लोगों को जो कि हुकूमत के मुखालिफ हैं या उनके गोल पूरे कर सकते हैं उनको पैटर्नाइज करे। तो अमेरिका का इमरान खान की तरफ जो झुकाव है वो मौजूदा हालात के तनाज़र में नज़र आता है। वो जो साजिश या कोई ताल्लुक या वो चीज़ें अगर आप एक तरफ रखें तो इन हालात में भी अमेरिका की एक मजबूरी है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे दबाव डालने के लिए और फ़ौज पे दबाव डालने के लिए वो इमरान को पैटर्नाइज करे या उसके हवाले से कोई रिलैक्सेशन का मुतालबा करे या आलमी मालियाती इदारे को मजबूर करे कि पाकिस्तान की मुआशी मदद ना करे ताकि पाकिस्तान दबाव में आए। तो बहरहाल पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर ये कि रूसी जहाज़ तेल लेकर पहुंच गया और इमरान खान साहब की 14-15 दिन के बाद जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। एक तो ये, दूसरा बड़ी खबर ये कि वो मैं देखता हूँ नवाज शरीफ साहब को कि नवाज शरीफ के जो सियासी हरीफ हैं वो इस वक्त इमरान खान है। और अगर आप 4-5 साल पहले या 2014 से शुरू कर लें आप, जब इमरान खान ने धरना दिया था, लॉन्ग मार्च किया था और अंपायर उंगली खड़ी कर रहा था और पाकिस्तान के सियासी हालात को, माशी हालात को इमरान खान ने अपने नरगे में ले रखा था, इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी थी। तो उस दिन से लेके उसके बाद भी आप देखें तकरीबन ये 10 साल का अरसा है। इस 10 साल के अरसे में जो है वो इमरान खान साहब ने तकरीबन नवाज शरीफ को दीवार से लगाए रखा, और चाहे वो हुकूमत में भी रहे, प्राइम मिनिस्टर भी रहे, फिर भी इमरान खान ने उनके लिए बहुत मुश्किलात पैदा की। और फिर 2017 में तो उनको बाकायदा डिस्क्वालीफाई करवाया कोर्ट के अंदर जाकर, फिर 2018 में अपनी हुकूमत बनाई। लेकिन
10 साल बाद इमरान खान साहब उस पोजीशन में नहीं है। अब हालात बदल चुके हैं। नवाज शरीफ की पोजीशन जो है वो इस वक्त ऐसी है कि वो जो चाहे, जो फैसला चाहे वो कर सकते हैं, जो ख्वाहिश चाहे वो पूरी हो सकती है। लेकिन हमने ये देखा कि नवाज शरीफ का रवैया वो नहीं है कि जो किसी दुश्मन के जेर होने पर किया जाता है। जब दुश्मन को जेर किया जाता है तो लोग भंगड़े डालते हैं, खुशी से नारे मारते हैं। लेकिन ये साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का ही हौसला और ज़र्फ है कि हमने अभी तक उनकी तरफ से कोई ऐसा रद्द-ए-अमल नहीं देखा जिसमें वो कह रहे हो कि ये नहीं उन्होंने कहा होगा कि मैं इसको फलां जेल में डाल दूंगा, मैं इसके साथ ये कर दूंगा, मैं इसके साथ वो कर दूंगा। तो ना गुरूर, ना तकब्बुर, ना वो कोई ऐसा उनकी तरफ से जेस्चर, ना कोई दावा। तो ये मैं समझता हूँ कि ये इसीलिए बाद लोगों पे अल्लाह ताला की ब्लेसिंग होती है, क्योंकि वो डाउन टू अर्थ होते हैं। तो उन्होंने एक बात पहले कही थी कि मैं अपना मामला अल्लाह पे छोड़ता हूँ, और अब दोबारा वो ये बात कह रहे हैं कि मैंने अल्लाह पे मामला छोड़ा था, वही सब कुछ देख रहा है, वही सब कुछ कर रहा है। तो नवाज शरीफ ना कोई मुतालबा कर रहे हैं कि मुझे वापस लेकर आओ, ना वही मुतालबा कर रहे हैं कि मेरे मुकदमात ख़त्म करो। लेकिन वो कभी कभी इस बात के ऊपर शाकी तो होते होंगे, सोचते तो होंगे कि उनको पाकिस्तान में होना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम भी चाहते हैं कि नवाज शरीफ वापस आए और इस मुल्क में अपनी सियासत को दोबारा से शुरू करें। लेकिन उनके ऊपर जो मुकदमात है जिनके बारे में साबित हो चुका है, अब तो जज खुलकर कह रहे हैं कि पनामा भी एक साजिश था। इससे ज़्यादा और क्या यानी हकीकत खुलकर सामने आएगी। लेकिन हमारी अदलिया अभी तक उनको वो इंसाफ नहीं दे सकी जो कि देना चाहिए। और अदलिया को अगर अपनी कहते हैं ना रुसवाई ख़त्म करना है, या अवाम के अंदर अपनी जो इस वक्त उनकी पोजीशन है निज़ाम इंसाफ के ऊपर जो क्वेश्चन मार्क है, उसको भी ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि वो इस केस को देख के इसका फैसला मेरिट पे करे। तो नवाज शरीफ की वापसी के लिए बहुत से उनके जो चाहने वाले हैं वो तो मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन उनकी वापसी का रास्ता क्या होगा, तरीके क्या होगा, इस मामले में जो है बहुत से लोग खामोश हैं, बहुत सी ताकतें खामोश हैं। तो शायद कुछ लोग ये भी समझते हैं कि इलेक्शन होते हैं या नहीं होते, उन्हें इस बात से गर्दनी, वो ज़्यादा इस बात पर तवज्जो दे रहे हैं कि नवाज शरीफ वापस आएंगे या नहीं आएंगे, और इमरान खान को सज़ा होगी या नहीं होगी। ये दो बातें इस वक्त सबसे ज़्यादा लोगों के यानी उसके ऊपर है, फोकस के ऊपर है। तो रावलपिंडी रिंग रोड तो आपको याद ही होगा ना कि किस तरह माल बनाया गया था, जुल्फी बुखारी, शेख रशीद। तो ये भी भाई की हुकूमत ने जब एशिया डेवलपमेंट बैंक के साथ ग्रेटर तल कनाल का मनसूबा पेश किया, तो बहन ने खावन के साथ मिलकर 13 करोड़ की ज़मीन खरीद ली, जो कि 6 अरब मालियत थी। इमरान खान साहब की हमशीरा डॉक्टर उस्मा खान के ऊपर एक मुकदमा दर्ज हुआ है। ये एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज किया है, और ये बड़ा दिलचस्प मुकदमा है। और ये करप्शन की एक ऐसी दास्तान है कि जिसको यानी जो कि इस पाकिस्तान के अंदर कोई नहीं है। आपको इस तरह की बहुत सी दास्तानें मिलेगी। लेकिन वो लोग जो कि करप्शन के ख़िलाफ़ सर पे कफन बांध कर निकले थे, जिन्होंने अपने सीने पे ये लिख के लगा रखा था कि वो तब्दीली लाएंगे, वो इंसाफ करेंगे, करप्शन नहीं होने देंगे, वो लोग खुद करप्शन में किस कदर गर्क है और किस कदर उन्होंने इस मुल्क को लूटा है, आपको उसका अंदाज़ा ही नहीं है। चूँकि उन्होंने यानी वो हिसाब है ना, ये चोर ने किसी और की तरफ इशारा करके कह दिया कि वो चोर है, और सारी पब्लिक उसके पीछे भाग रही है जो चोर नहीं था। और जो चोर है वो ना सिर्फ चोरियां किए जा रहा है, बल्कि वो दूसरों को चोर चोर कहकर खुद जो है वो हाजी नमाजी और सारिक और अमीर बना बैठा है। बिल्कुल इसी तरह का केस है। डॉक्टर उस्मा खान इमरान खान की बहन है और उनके शोहर का नाम है अहद मजीद। इन्होंने 5261 कनाल अराजी खरीदी, और इस ज़मीन की जो मालियत थी वो तकरीबन 6 अरब रुपए बनती है। ये ज़मीन खरीदी गई 13 करोड़ रुपए में। अब 6 अरब रुपए मालियत की ज़मीन 13 करोड़ में खरीदी जाए तो ये तो घर बैठे ही आपको यानी देखा जाए तो ये कोई 4 अरब और 87 करोड़ रुपया प्रॉफिट है। यानी सीधा सीधा प्रॉफिट है कि आपने ज़मीन खरीदी और वो ज़मीन आप उन्हीं लबों में वापस बेच दे तो आपको प्रॉफिट है। तो ऐसे कौन से दरिया दिल हजरात हैं जो कि ज़मीन जो है वो इतने महंगी ज़मीन सस्ते दामों दे दें, तो यकीनी तौर पर इसके पीछे को मेलाफाइड इंटेंशन होती है। अब इसके पीछे मामला ये था कि डेरा गाजी खां में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक ग्रेटर थल कैनाल मनसूबे का ऐलान किया। अब चूँकि ये हुकूमत के और एशियन डेवलपमेंट बैंक के दरमियान मामला तय हो रहा था,
और जो हुकूमत में लोग थे उन्हें इसकी खबर थी। तो खान साहब ने अपनी हमशीरा को बताया या उनको कहा कि यहाँ ज़मीन खरीद लो, यहाँ पे नहर निकलेगी और ये ज़मीन जो है वो अरबों की हो जाएगी। तो वो जो अराजी है 13 करोड़ में ख़रीदी गई। अच्छा, उस ज़मीन का कब्ज़ा भी नहीं लिया गया, वो कागज़ों में ख़रीदी गई, कुछ कब्ज़े लिए गए, कुछ ख़रीदी गई। तो ये एक बड़ी लंबी FIR दर्ज है और इसकी मैं आपको क्या डिटेल बताऊं। इसमें सीधी सीधी बात यह कि ये उसी तरह की ज़मीन है जिस तरह फ़रा और गोगी को बेची गई थी। फ़रा और गोगी को अरबों में मालियत की ज़मीन सिर्फ 50 करोड़ में दी गई और ये यानी इसे पता नहीं करप्शन की ज़ुबान में इसे क्या कहते हैं ये, लेकिन ये वो रिश्वत होती है जो कि एक कैमोफ्लेज करके दी जाती है। मतलब मैं अगर किसी को किसी काम के बस 1 लाख रुपया दूंगा पैसों की सूरत में, तो वो जाहिर है एक रकम है, उसे कहीं मैं बैंक में जमा करूंगा, खर्च करूंगा, तो कहीं ना कहीं उसका कुछ सबूत शवाहद रह जाते हैं। लेकिन अगर मैंने 1 लाख रिश्वत देने की बजाय आपको 2 लाख की गाड़ी जो है वो 1 लाख में दे दी, तो दरअसल मैंने आपको 1 लाख का फ़ायदा उसमें दे दिया। तो ये भी रिश्वत का एक तरीका होता है कि मैं सस्ती चीज़ें दे दूँ। बहुत से लोग ये काम करते हैं कि अरबों रुपये मालियत की चीज़ आपको कौड़ियों के दामों दे देते हैं, तो आपको वो उसका फ़ायदा हो जाता है कि आप उसे बेच के आप तो कहते नहीं मैंने तो ख़रीदी है, मैंने 2 करोड़ की खरीदी, मैंने 10 करोड़ की बेच दी। जैसे वो सुप्रीम कोर्ट के वो जज साहब जिन्होंने जो अभी तक अपने इस बात का जवाब ही नहीं दे सके कि उनकी वेल्थ कैसे बढ़ी है। उन्होंने वो 6 करोड़ वो कैसे बेचा जो कि जिसकी मालियत ही कोई 50 लाख की या 1 करोड़ की थी, उनके खिलाफ जो रेफरेंस गया हुआ। तो ये वो ठगों का टोला था जो पाकिस्तान के ऊपर यानी मुसल्लत किया गया और इन ठगों ने उन लोगों को जिन लोगों के बारे में लोगों का गुमान भी नहीं था उनके बारे में ये प्रोपेगेंडा किया कि वो चोर है, वो डाकू हैं, वो करप्ट है, इनके ये अपने मुकदमात खुद ख़त्म कराते हैं। उन पर पहले झूठे मुकदमात किए, फिर वो जब मुकदमात से रिहा हुए या जब उनकी हुकूमत आई मुकदमात ख़त्म हो गए तो ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि ये तो अपने मुकदमात खुद ख़त्म कर लेते हैं। तो चोरों से ज़्यादा जो ठग और उठाईगीर होते हैं ना वो ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि वो आपकी आंखों में धूल झोंक देते हैं। चोर तो चलो आपकी गफलत का फ़ायदा उठाता है और आप सोए हों या घर पे ना हो तो चोरी कर लेता है, लेकिन जो ठग है वो तो आपको आपकी आंखों के सामने आपको बेच के चला जाता है। तो पाकिस्तान में जो असल जो लूट मचाई है वो ठगों के टोले ने मचाई है। अब उनकी ज़ाहिर अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मरियम नवाज़ आज मुल्तान में खिताब करें, शुजाबाद में उनको वहाँ पे जो है वो 5 तोले सोने का ताज पहनाया गया। यूथीएस पे बड़े वो है कि देखिए जनाब ये तो सोने का ताज वसूल कर रहे हैं। तो शायद वो भूल गए कि उनकी जो मुर्शदादी है वो तो मुंह से मांगती थी कि 3 कैरात सोने का नहीं 5 कैरात सोने का हीरा चाहिए, और फिर 5 कैरात पे भी राज़ी नहीं होती, वो 10 कैरात हीरा लेकर फिर वो राज़ी होती है। तो वो तो यानी मांग कर 10 कैरात का हीरा तोहफे में लेती थी, और ये तो सोने का ताज है। बेटियां वैसे ही सर का ताज होती है, तो ये तो कौम की बेटी है मरियम नवाज जिसके सर पे सोने का ताज पहनाया गया है, और ये अवाम ने पहनाया है। अवाम आपको पब्लिकली ओपनली अगर कुछ देते लेते हैं तो वो फिर उसके ऊपर कोई सवाल नहीं होता। 9 मई के हवाले से एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, कोर कमांडर हाउस पर हमला हुआ था। इस दौरान कोर कमांडर हाउस से बहुत सी अहम चीज़ें चोरी हो गई थी, गायब हो गई थी, ज़ाहिर लोग उठा के ले गए। उनमें कुछ अहम फाइलें भी थी। वो फाइलें जो कि कोर कमांडर साहब के ज़ेर इस्तेमाल थी और उन पर वो कुछ अपनी इंफॉर्मेशन उनकी मौजूद थी या उनको जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो मौजूद थी। तो ये खासी हसास नौईयत की दस्तावेज़ात थी। इनके बारे में यानी इनके बारे में सुराग मिल गया कि ये किसने उठाई। एक खातून है, उनका नाम तो नहीं मालूम कि वो क्या नाम है उनका, लेकिन वो किसी MNA की बेटी है या उनके PTA के कोई उम्मीदवार है, उनकी वो साहबजादी हैं। उनके बारे में बताया जाता है कि अभी पूरा ख़ानदान गायब है। उनकी एक फेसबुक के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो मौजूद है जिसमें वो फाइलें उन्होंने अपने कब्जे में रखी हुई। तो इन फाइलों की तलाश अभी जारी है। ये कहाँ से उठाई और क्यों उठाई? ये मेरे टैक्स की चीज़ें थी और हमारे घर में रखी हुई थी। घर भी तो हमारा है और मैं अपने घर से चीज़ें लेकर आई हूँ। कुछ मैंने चीज़ें ली हैं वहाँ से। नाम क्या आपका? नाम आपके लिए जानना जरूरी है? हम भी नाम मालूम है।
अब आखिरी इतलात के मुताबिक तो ये फाइलें अभी तक रिकवर नहीं हुई, लेकिन ये पता चल गया कि ये फाइलें किसके हाथ है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हसास नौइयत का डेटा है, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, और शायद ये अब तक कोर कमांड हाउस पर हमले में जो सबसे अहम चीज़ जिसकी तलाश है हसास इदारों को, वो ये फाइलें हैं, और उनको एक सुराग तो मिल गया है। अब देखते हैं कि उसको कैसे रिकवर करते हैं। तो अब तक के लिए इतने ही, आपसे मुलाकात करते हैं अगले व्लॉग में। अपना और गर्दनों का बहुत ख्याल।